आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी निकाल लो। ये आपका क्लास टेस्ट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल एंड इट्स ओरिजिन। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप पॉज कर देना वीडियो, अपना आंसर लिखना अपनी कॉपी में, और तभी के तभी फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा और चेक करना कि आपको इसका आंसर पता था कि नहीं पता था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है ये जो सॉइल्स हैं, ये इनका जो ओरिजिन है वो किस वजह से होता है। पहला है कोल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल भी लिख लो, ये तो सबको पता ही होगा, एलुवियल। तीसरा है टेलस, चौथा है टफ, पांचवा है मक, छठा है पीट, और लास्ट है लोम। तो आपको इनको बताना है, कोल्यूवियल, एलुवियल, टेलस, टफ, पीट, मक, लोम। ये सॉइल किस किस वजह से आती है। जैसे एलुवियल का आपको बता दूं, ये वाटर के फ्लो होने की वजह से जो सॉइल बनती है उसकी वजह से होता है। आप इन सब का आंसर दो पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो आंसर इसके ये है, कोल्यूवियल और टेलस सेम चीज़ है, ये दोनों ग्रेविटी की वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल बनती है। दूसरा टफ सॉइल जो होती है वो वोल्केनिक ऐश जो होती है उसके फ्लो होने की वजह से होती है, विंड और वाटर की वजह से। तीसरा है मक सॉइल, ये होता है इनऑर्गेनिक और एंड ऑर्गेनिक दोनों मान लो इसके अंदर, और पीट के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक। मक के अंदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों, पीट के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक सॉइल आएगी। और लूम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिल्ट, सैंड एंड क्ले तीनों के मिक्स से बनती है लोम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये बता दो आप मुझे कि पोरोसिटी का आपको पता है, पोरोसिटी क्या होता है। आप इतना बता दो कि किसी भी सॉइल के अरेंजमेंट में मैक्सिमम पोरोसिटी कितनी हो सकती है और मिनिमम पोरोसिटी कितनी हो सकती है, इसका आप आंसर दो। तो मे बी यहाँ पे आपने शायद सिली मिस्टेक की होगी, या फिर काफ़ी लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। आपको पता होता है ई मैक्स और ई मिनिमम के बारे में, कि जो वॉइड रेशो होता है मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है। मैक्सिमम होता है 0.91, ये होता है लूजेस्ट स्टेट में, और ई मिनिमम होता है 0.35। अब आपको इससे ईटा मैक्स और ईटा मैक्स और ईटा मिनिमम निकालना होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ई मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, और ईटा का फॉर्मूला होता है ई की टर्म में ई अपॉन 1 प्लस ईटा। अच्छा, ये 1 माइनस 1 प्लस ई, आपको ये कैसा याद रहेगा कि ई के केस में -1 है, और ऐसे याद रखो कि ई की डेफिनेशन जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ईटा की जो डेफिनेशन है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम टोटल। देखो यहाँ पे डिवाइड में वॉल्यूम टोटल है, यहाँ पे डिवाइड में वॉल्यूम सॉलिड है, मतलब वॉल्यूम टोटल से आप डिवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कम आने वाली है, और सिर्फ सॉलिड से डिवाइड कर रहे हो तो ई की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। अब ई की वैल्यू ज़्यादा बनानी है हमें, तो हमने छोटे से डिवाइड किया, और ईटा की वैल्यू कम बनानी है इसलिए यहाँ पे +1 बड़ा डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड किया। तो आपको ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी फॉर्मूले में। तो ई में हमेशा 1 माइनस ईटा आएगा, और ईटा में हमेशा 1 प्लस ई आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ई मैक्स से ई मिनिमम से आप जब ईटा मैक्स और ई मिनिमम निकाल सकते हो। जैसे ई मैक्स से आप निकालोगे ईटा मैक्स, तो ईटा मैक्स इजकल टू ई मैक्स अपॉन ई मैक्स अपॉन 1 माइनस ई मैक्स, क्योंकि ये 1 से छोटी है वैल्यू, तो ई मैक्स कितना है 0.91 अपॉन 1 माइनस 0.91। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सुना होगा, जिसको हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसका टेबल बताना है कि किस वैल्यू पे क्या डिग्री ऑफ डेंसनेस होती है, प्लस आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिखो। तो फॉर्मूला इसका होता है आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ई मैक्स माइनस ई नेचुरल। आपको कभी भी ऐसे कन्फ्यूजन हो कि मैक्स करना है मिनिमम, देखो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसमें से ही माइनस कर रहे हैं चीज़ें, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है इससे कम कर रहे हैं, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ई मिनिमम माइनस ई मैक्स नहीं करेंगे, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला याद रखने के लिए। अब आते हैं इस टेबल के ऊपर कितनी वैल्यू होती है। पहली बात तो इधर सब 5 की टर्म में होते हैं, 5 5 5 5 5। अब 5 की टर्म में होते हैं तो 5 ही वैल्यू होती है, तो कैसे याद रखेंगे, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, और 85 से ज़्यादा 100 तक जा सकता है, ठीक है। तो 5 आता है यहाँ पे लगभग, और 5 ही वैल्यू होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बता रहा है डिग्री ऑफ डेंसनेस, मतलब या तो लूज है सॉइल या फिर डेंस है। तो 0 से 15 सबसे लूज, वेरी लूज सबसे ऊपर, और वेरी डेंस सबसे नीचे। तो वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस। सिंपल, याद हो गया। आगे चलते हैं। हम पिक्नोमीटर का यूज़ करके हम वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सॉइल की। तो आपको
पहले तो ये लिखना है कि पिक्नोमीटर होता क्या है अपनी टर्म में, और दूसरा फिर बताना है डब्ल्यू और जी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं पिक्नोमीटर टेस्ट में। तो पिक्नोमीटर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 4 वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट का आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, लेकिन वो फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले खाली बोतल लेते हैं, उसका वेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम W1। दूसरे केस में हम जो सॉइल होती है उसके अंदर वाटर भी है, वो सॉइल भी है, उसको ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाता है वाटर, इसका हम वेट ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं W2। इस वेट के अंदर ये खाली बोतल का वेट भी है और सॉइल का वेट भी है। W3 में हम क्या करते हैं, जितनी सॉइल हमने ली थी उसके साथ हम इसके अंदर पानी भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और W4 में हम क्या करते हैं, इस बोतल को पूरी को सिर्फ पानी से भर देते हैं। इतना हम करते हैं। तो अगर हम वाटर कंटेंट बोलें तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो W2 W1 W3 W4 माइनस करेंगे यहाँ पे, ये आगे क्या करेंगे, G-1/G-1, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला इस तरह से याद रखेंगे। दूसरा आता है कि हमें जी निकालना है अगर जो, अच्छा वाटर कंटेंट होता क्या है, वाटर कंटेंट होता है कि किसी भी सॉइल में वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और उसके अंदर सॉलिड कितना है। जैसे अगर हम सॉइल को रिप्रेजेंट करें 3 फेज डायग्राम से, मान लो हमने सॉइल ली, तो सॉइल के अंदर पानी भी होगा, सॉलिड भी होंगे और एयर भी होगा। अब इस केस में अगर जो हम वाटर कंटेंट निकालना चाहें सॉइल का, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर, मतलब जो पानी है इसका वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और जो सॉलिड है उसका वेट। ये अलग अलग नहीं होता, सॉइल में मिला हुआ होता है, लेकिन हम 3 फेज डायग्राम में इसको अलग अलग करके दिखा देते हैं। तो किसी भी सॉइल का अगर हम वाटर कंटेंट निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से पिक्नोमीटर टेस्ट से उसका वाटर कंटेंट निकाल देते हैं। पहले खाली बोतल रखेंगे, उसका सॉइल जिसका वाटर कंटेंट हमें निकालना है उसको हम डालेंगे, उसका वेट करेंगे। उसके बाद बाकी भरी हुई बोतल में पानी भर देंगे W3, और खाली बोतल में पानी भर के W4, ये वेट ले लेंगे। और उसके बाद W1 - W2 W3 W4 G-1/G-1, ये कर देंगे, हमारे पास वाटर कंटेंट आ जाएगा। इसके लिए हमें जी पता होना चाहिए। जी क्या होता है, जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको ऐसे समझो कि मान लो ये वाटर के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे मान लो हमें कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, उसकी डेंसिटी बतानी है कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेते हैं और पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी आ जाती है उसकी, ठीक है। तो मतलब अगर जीएस की बात करें तो जी क्या होगा, जी क्या होगा, गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर, कि जो सॉलिड है उसकी जो डेंसिटी है अपॉन पानी की डेंसिटी, ये कर देंगे हम। इस जी को किसी और तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। वो कैसे करते हैं कि मान लो जी हमें निकालना है, तो जी के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे मान लो हमारे पास सॉइल है, उसके अंदर एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है। अगर हमें जी ऑफ सॉइल निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ये जो सॉलिड है इसका वेट लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, अपॉन सॉलिड का वेट अपॉन जो ये जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में ये अगर पानी भरा होता, सिर्फ यहाँ पे पानी होता, तो जो वेट आता वाटर का, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा जी। तो अभी इतना समझना काफ़ी है। हाँ, तो अब आते हैं जी के ऊपर कि अगर हमें जी चाहिए पिक्नोमीटर से तो कैसे निकालेंगे। तो जी को निकालने का तरीका, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन उसी जगह पे वेट ऑफ वाटर, कि उतने ही एरिया में, उतने ही वॉल्यूम में पानी भर दिया गया, दोनों को डिवाइड कर दिया गया वेट से, तो हमारे पास आ जाएगा जी। अच्छा, वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, तो सॉलिड मतलब इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो पिक्नोमीटर टेस्ट में पहले हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट निकालना था हमें, तो इस सॉइल के अंदर पानी भी था। तो अगर हमें जी निकालना है तो जी उस केस में यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे ड्राई सॉइल हम डाल देंगे, बस इतना चेंज होगा। तो निकालने का तरीका, जी निकालने का तरीका, वेट ऑफ सॉलिड, हमें वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, तो यहाँ पे ड्राई वेट पड़ा है सॉइल का, ठीक है। तो वहाँ पे पानी तो नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एयर है, तो एयर का कोई वेट नहीं होता। तो यहाँ पे जो वेट होगा वही ड्राई सॉइल का वेट होगा, वही सॉलिड का वेट होगा। तो यहाँ पे W2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इस कंटेनर का वेट भी आ गया, तो सिर्फ सॉइल का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W2 - W1, ठीक है। तो ऊपर आया W2 - W1। अब हमें चाहिए कि इतनी सी जगह पे ही अगर हमने पानी भर दिया होता तो इसका वेट कितना आता। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे समझो अभी याद करने के लिए, कि देखो अगर आपने इसको इससे माइनस किया, 4 को 1 से माइनस किया, तो आपके पास सिर्फ पानी आ गया। अब ये आपके पास सिर्फ पानी भरा हुआ है, पानी का वेट है, ठीक है। आपने इसको इससे माइनस किया, तो आप देखो ये जो सॉइल है उससे ये सॉइल माइनस हो गई, तो क्या बचा, ये पानी, ठीक है। अब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये पानी से ये पानी माइनस हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ये वाला पानी।
आपको क्या चाहिए था, इस सॉलिड में कितना पानी भरा पड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर जो इसको सॉलिड को हटा दो और यहाँ पे सिर्फ पानी भर दो तो कितना वेट आए, तो देखो यहाँ पे इतना ही वेट आ गया। समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, W4 माइनस W1, ठीक है, और W3 माइनस W2, और फिर दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग इतना लगा लेना कि किसको किससे माइनस करना है। समझो यहाँ पे पानी भी है, कंटेनर भी है, इसलिए W4 को W1 से माइनस किया। आप W1 को W4 से माइनस कर देते तो नेगेटिव में आ जाता, क्योंकि ये वेट ज़्यादा है। आगे चलो कि यहाँ पे सॉइल भी है, पानी भी है, और यहाँ पे सिर्फ सॉइल है, इसलिए W3 को W2 से माइनस किया, W3 माइनस W2। ठीक है, अब जब आपने इसको इससे माइनस करा तो आपके पास सिर्फ ये पानी बचा, और आपने इसको इससे माइनस किया तो इससे क्या बचा, इस पूरा पानी। तो मतलब इसको आपको इससे माइनस करना है, तो ये माइनस का भी ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा। तो लास्ट में इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने किया W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास एक पानी का कंटेनर है, उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। अगर वो सेटल डाउन हो रहे हैं स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ जी, इन टर्म्स ऑफ डी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये आप बता दो। और क्या फॉर्मूला होगा कि जी इन टर्म ऑफ डी, इन टर्म ऑफ जी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले कन्फ्यूजन होती है, इनको अलग अलग लिख के दिखा दो। तो पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, वी सेटलिंग, जो सेटल हो रही है उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू G-1 GD² अपॉन 18 म्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में। अगर आपको इसकी जगह म्यू की फॉर्म में रखना है तो ऐसे समझ लो, म्यू क्या होता है, ठीक है, या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, म्यू अपॉन रो। ठीक है, अब म्यू की जगह क्या रख देंगे हम, म्यू अपॉन रो, तो ये हो जाएगा G-1 GD² अपॉन 18। म्यू की जगह रखेंगे हम म्यू अपॉन रो। अब यहाँ से समझो इसको, G-1 D² अपॉन 18 म्यू, ये डायनेमिक वाली हो गई, और ये क्या है, रो इंटू जी हमारे पास हो जाएगा गामा, तो VS आ जाएगा हमारे पास ये। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये आए तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है ये। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि अगर हम म्यू की वैल्यू 0.01 पॉइज रख दें, ठीक है, और जी की वैल्यू रख दें 2.65 या फिर जो भी होती है सॉइल की, ये सब रखने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद, तो हम डी के टर्म में अगर जो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लें तो आता है VS इज इक्वल टू 0.9 D² मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपके पास विस्कोसिटी दे दी है, सब चीज़ें दे दी, ठीक है, आपको बोल दिया लेकिन पानी है और सॉइल है, तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको गामा और इन सब की वैल्यू नहीं पुट करनी, आपको सीधा एक रफ आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन बड़ी दूर दूर होंगे, तो आपको सबकी वैल्यू पुट करने की जगह आप क्या करोगे, सीधा डी की वैल्यू पुट करोगे और देखोगे वी सेटलिंग कितना आ रहा है, और उसके अराउंड ही जो ऑप्शन सबसे पहले मैच होगा उसको करके आगे निकल जाओगे। SSC में इस तरह से करना है। आगे देखो, समझो इस चीज़ को, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मूला आया ये। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है फॉर्मूला, तो उस केस में 0.9 से वैल्यू ज़्यादा होती है या कम होती है, ठीक है, ये भी आप अभी के अभी बता दो। तो समझो कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती टेम्परेचर तो क्या होता, विस्कोसिटी हो जाती कम हो जाती और वेलोसिटी होती ज़्यादा। मतलब जितना पतला होता पानी तो उतना तेज़ी से सॉइल पार्टिकल ऊपर से गिरते ना, ठीक है, तो 0.9 की जगह ये 1.1 इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लो सॉइल है, उसके अंदर सॉइल है, वाटर है, एयर है, मतलब थी तो सॉइल इस तरह से, लेकिन आपको ऐसे अलग अलग करके दिखा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, पानी डालना स्टार्ट कर रहे हो इसके अंदर, वाटर। अब वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर पहले ये वाला एरिया फिल करेगा, मतलब जहाँ पे एयर है वहाँ पे वाटर आएगा, लेकिन उसके बाद भी आप वाटर ऐड करने लगोगे तो ये वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने लगेगा सॉइल का। तो आप मुझे एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दो, किस किस के बीच में, वाटर कंटेंट के बीच में और वॉल्यूम के बीच में, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बीच में। ये ग्राफ मुझे प्लॉट करके दिखा दो आप अपनी कॉपी में। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पहले सीधा और उसके बाद ऐसा। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि वाटर कंटेंट अगर हम बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं सॉइल के अंदर, तो पहले तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो ये वाई एक्सिस जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, कि मतलब सॉइल में कोई चेंज आ रहा है पानी में कि नहीं। तो पहले जब हम पानी बढ़ा रहे हैं तो सॉइल में कोई चेंज नहीं आ रहा है वॉल्यूम में। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एयर वॉइड्स को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन उसके बाद एक वाटर कंटेंट आने के बाद, उसके बाद हमने पानी अगर उसके अंदर डाला, जैसे ये था, यहाँ पे सॉइल था, सॉलिड था, लिक्विड था, एयर था। जब एयर फिल हो गए पानी से, तो उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे अगर जो इसके अंदर, तो अब इसका सॉइल का वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे पहले इस वाटर कंटेंट तक यहाँ पे कुछ वॉल्यूम था, उसके जब हमने पानी और ऐड किया तो अब ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल बढ़ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये जो वाटर कंटेंट होता है इसको हम कहते हैं, पता होगा आपको, श्रिंकेज लिमिट।
ठीक है। अब धीरे धीरे और पानी बढ़ाएंगे तो एक लिमिट आएगी वाटर प्लास्टिक लिमिट, और पानी डालेंगे तो एक आएगी लिक्विड लिमिट। ठीक है। प्लास्टिक लिमिट क्या है कि इसके बाद अगर हम पानी डालेंगे तो ये प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। प्लास्टिक का क्या मतलब होता है, अगर आपसे जनरली पूछें तो प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई मटेरियल है, उस पर आपने कुछ फोर्स लगाई और उसके बाद फिर फोर्स हटा दी। प्लास्टिक चेंज उसके अंदर ये है कि अब जब आपने फोर्स हटा दी वो उसी शेप में रहेगा, चेंज नहीं होएगा। तो मतलब इस जगह पे जो सॉइल होती है उसमें आप जो उसको शेप दे दोगे वो वही शेप एक्वायर कर लेगी, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो वाटर प्लास्टिक से लिक्विड तक पहुँचेंगे आप तो ये होगी प्लास्टिक स्टेट सॉइल। लेकिन अब आपने इतना पानी डाल दिया कि उसने अपनी सारी शेयर स्ट्रेंथ, लगभग एक मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ एक्वायर कर ली, और उससे ज़्यादा आपने पानी डाला तो उसने खो दी वो शेयर स्ट्रेंथ। मतलब अब वो फ्लोएबल बन गई, अब वो बहने लगी सॉइल, कि जैसे पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो आपने सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया तो अब वो बहने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। तो वो क्या होगी, लिक्विड लिमिट, कि इसके बाद आपने पानी डाला तो वो बहने लगेगी अब सॉइल। तो ये था लिक्विड लिमिट। अब क्वेश्चन नंबर 7 इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। आप मुझे ये बता दो कि लिक्विड लिमिट टेस्ट करने के लिए हम किस एपरेटस का यूज़ करते हैं और उसमें करते क्या चीज़ें हैं। दूसरा, आप हमें ये बता दो कि वाटर प्लास्टिक लिमिट टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कि हम बताएं कि अब प्लास्टिक लिमिट सॉइल की आ चुकी है। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के आप टेस्ट बता दो किस तरह से हम करते हैं। तो लिक्विड लिमिट टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैसेग्रेंडे टूल या फिर ASTM टूल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक कटोरी है, उस कटोरी के अंदर हमने सॉइल भर दी। सॉइल भरने के बाद, फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे मशीन होती है, इसको ऐसे ज़मीन से मारते हैं इसको। ठीक है। करते क्या है, देखो समझो दोबारा से, कि ये जैसे हमने सॉइल भर दी, अब यहाँ पे हम स्कूप लेंगे, इसको स्कूप मतलब यहाँ से हटा देंगे सॉइल। तो सॉइल हटा देंगे तो इधर से इधर सॉइल वापस से इसको फिल को गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जब सॉइल हम इसको ज़मीन पे मारेंगे तो बड़ी जल्दी से सॉइल इधर से इधर आएगी। ठीक है। तो टेस्ट भी यही है कि अगर हमने वो वाटर कंटेंट जिस पे अगर इसको 25 बार मारा और इस सॉइल इधर आ गई, ठीक है, वही होगी लिक्विड लिमिट। मतलब जैसे समझो कि अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया होता है इस सॉइल में, और आपने इसको अपने गैप को यहाँ पे गैप बनाया, अब क्या किया आपने 2 बार मारा, ठीक है, N=2, 2 बार आपने जमीन पे मारा और ये फिल हो गया पूरा, तो मतलब ये लिक्विड लिमिट नहीं है, ये लिक्विड लिमिट से ज़्यादा वैल्यू आपने ज़्यादा वाटर कंटेंट रख दिया। ठीक है। अगर आपने पानी बहुत कम डाला तो आप इसको ज़मीन पे मारते रहो, ये फिल हो ही नहीं रहा है, तो मतलब आपको 100 बार इसको आप मारना पड़ा ज़मीन पे, तब जाके ये फिल हुआ। तो मतलब ये भी लिक्विड लिमिट नहीं है, ये लिक्विड लिमिट से कम वाटर कंटेंट है। लिक्विड लिमिट क्या है, एक वाटर कंटेंट है जिस पे वो फ्लो होने लगती है। तो मतलब आपको इतना पानी डालना है इसके अंदर कि एग्जैक्टली 25 पे, कि आप 25 बार मारो और ये फिल हो जाए, तो ये होगा लिक्विड लिमिट। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट यह है कि कैसेग्रेंडे टूल और ASTM टूल से हम यूज़ करते हैं। ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऊपर से इसको ज़मीन पे मारते हैं। ठीक है। आधा इंच का ग्रूव यहाँ पे बनाते हैं हम इसके अंदर। अब इसके अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वो क्या है, log n और वाटर कंटेंट। मतलब क्या है, log n क्या है, ये n क्या है कि कितनी बार ज़मीन पे मारा हमने देके उसको, सिंपल सी बात। तो क्या करते हैं कि देखो, अगर हमने पानी कम रखा तो हमें ज़मीन पे ज़्यादा बार मारना पड़ेगा, तो मतलब ज़मीन पे ज़्यादा बार मारना पड़ा। अगर हमने पानी रखा ज़्यादा, ठीक है, तो हमें ज़मीन पे कम मारना पड़ेगा, वो अपने आप ही फिल कर देगा जगह को। ये तो ग्राफ जो आता है इसका आता है इस टाइप से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं कि log 25 मतलब 25 बार मारने पे वाटर कंटेंट कितना है, ये हमारे पास लिक्विड लिमिट होती है। अब इसको समझने के लिए एक न्यू ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे कि अभी ग्राफ ऐसा है, किसी केस में ग्राफ मान लो फ्लैटर आ गया, तो इसका क्या मतलब है। तो पहले इसमें समझो कि जब हम लिक्विड लिमिट ये निकालते हैं तो इसमें एक नई टर्म आती है, वो होती है IF, मतलब फ्लो इंडेक्स। ठीक है। फ्लो इंडेक्स होता क्या है, फ्लो इंडेक्स होता है इसका स्लोप। ठीक है। हम यहाँ पे इसको नेगेटिव नहीं लेते, हम पॉजिटिव साइड से, मतलब क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं। मतलब हम इसके अंदर W1 - W2 नहीं करते, सॉरी, W2 - W1 की जगह W1 - W2 करते हैं, ताकि वैल्यू जो हो पॉजिटिव आए, अपॉन log n2 - log n1। तो ये जो स्लोप है इसका, वो रिप्रेजेंट करता है फ्लो इंडेक्स को। तो ये जो स्लोप है ये फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ज़्यादा ज़मीन पे मारना पड़ा तो इसका मतलब फ्लो इंडेक्स कम हुआ उसका। अब इसको ऐसे भी समझ लो कि वाटर कंटेंट मान लो सेम है और हमें ज़्यादा ज़मीन पे मारना पड़ा, इसका मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ ही ज़्यादा थी, इसलिए फ्लो होके नहीं आई। तो इसको ये समझ लो कि जिसका
एन ज़्यादा होगा, जिसको ज़्यादा ज़मीन पे मारना पड़ेगा सेम वाटर कंटेंट पे, तो उसका फ्लो इंडेक्स होगा कम, मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मतलब फ्लो इंडेक्स होगा कम। अब इसमें दोनों में देखेंगे तो आई फ्लो किसका ज़्यादा है, तो आई फ्लो इसका ज़्यादा है। ठीक है, आई फ्लो इसका ज़्यादा है तो मतलब इसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी कम। आई फ्लो इसका कम है, मतलब स्लोप इसका कम है, तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि अगर ये जो जहाँ पे ज़मीन पे इसको मार रहे हैं ये मेटल हुआ और दूसरा केस हुआ रबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो इसको, एक केस में ये मेटल है ज़मीन वाला और ये है रबर। तो हम जब इसको ज़मीन पे मार रहे हैं तो ये मेटल वाला केस है रबर वाला, या ये मेटल वाला है कि रबर वाला, मतलब कौन सा मेटल वाला केस है कौन सा रबर वाला केस है, इसको आप मुझे बता दो। तो कॉन्सेप्ट से चलते हैं इसको। देखो, अगर ये रबर वाला है नीचे तो ज़्यादा एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा मतलब एन ज़्यादा लग जाएंगे इसको फ्लो कराने में। ठीक है, फ्लो मतलब बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अच्छा, ये मेटल हुआ, अगर ये मेटल हुआ तो एनर्जी ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब जल्दी जल्दी ये फ्लो होके अपना आ जाएगा, मतलब कम एन पे ही ज़्यादा फ्लो कर जाएगा ये। तो सिंपल टर्म से देख लो इसको, कम एन पे ही जल्दी फ्लो हो जा रहा है, फ्लो ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब आई एफ इसका हो गया ज़्यादा। आई एफ ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा। देखो स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका। तो मतलब ये रबर वाला केस है, ये मेटल वाला केस है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे, पहला लिक्विड लिमिट, दूसरा प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर पानी पे, वाटर कंटेंट पे हम एक कितने मिलीमीटर की, 3 मिलीमीटर की थ्रेड बनाते हैं। अब देखो, वो अगर जो पानी उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है प्लास्टिक लिमिट में, तो प्लास्टिक लिमिट में है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो मोल्ड हो जाएगा। लेकिन हम पानी को कम करते हैं तब तक कि 3 मिलीमीटर की हम थ्रेड बनाएं और इसके ऊपर हल्के से ये फ्राइबल होने लगे, मतलब इसके ऊपर हल्के से ये क्रम्बल्ड होने लगे, मतलब इस पर थ्रेड सी जो होती है वो आने लगे 3 मिलीमीटर डायमीटर की। तो वो जिस वाटर कंटेंट पे ऐसा होने लगे वही होगी इसकी प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप मुझे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी जो होता है उसका फॉर्मूला लिख दो, प्लस उसका जो चार्ट होता है वो बना के दिखा दो। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL माइनस WP। अभी हमने ग्राफ में देखा था, यहाँ पे W ऐसा आया था, फिर WL आया था, फिर WP, मतलब ये प्लास्टिसिटी जोन, ये कंसिस्टेंसी का ये जो रेंज है, यही हमारे पास है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, कि मतलब जितना ज़्यादा ये रेंज होगी मतलब उतना टाइम, उतने पानी तक जो सॉइल थी हमारी वो प्लास्टिसिटी रेंज में रही। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है, सॉरी जो इसका चार्ट आता है वो आता है आईपी और डिस्क्रिप्शन 0 से 7, 7 से 17, ग्रेटर देन 17। ये तो शायद याद हो जाएगा, 0 से 7, 7 से 17। ठीक है, 0 से 7, 7 से 17, 17 से ज़्यादा। 0 मतलब नॉन प्लास्टिक। ठीक है, और यहाँ पे आएगा लो, मीडियम, हाई। तो नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक। ये चार्ट याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आई कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूले बता दो आप मुझे सिर्फ। तो इसके फॉर्मूले याद रखने के लिए क्या करोगे आप, आई कंसिस्टेंसी, आई लिक्विड। देखो लिक्विड आ गया यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे लिक्विड लिमिट नहीं आएगा और यहाँ पे लिक्विड लिमिट आएगा। दूसरी चीज़ याद करने के लिए नीचे आईपी आएगा ही, आईपी अभी पीछे आपने पढ़ा था, तो नीचे तो दोनों फॉर्मूले में आईपी आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई एल आ रहा है, मतलब लिक्विड लिमिट इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो लिक्विड लिमिट सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो लिक्विड लिमिट में से कोई चीज़ माइनस करेंगे, क्या, नेचुरल। आई लिक्विड में क्या आएगा, लिक्विड लिमिट नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, WN माइनस WP। ठीक है, इसमें आता है WL, इसमें आता है WP, और आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा 1। कैसे, देखो IC प्लस IL कर रहे हो तो दिस प्लस दिस, तो IP तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा LCM, तो WL। ठीक है, WN से WN कैंसिल, WL माइनस WP क्या था, IP, मतलब ये आ गया 1। तो IC प्लस IL की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फ्लो इंडेक्स तो हो चुका, टफनेस इंडेक्स और एक्टिविटी नंबर, इनके फॉर्मूले बता दो और इनका चार्ट बना दो। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है इसके फॉर्मूले में, कि IT और एक्टिविटी नंबर दोनों में IP ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसमें छोटा सा फॉर्मूला होता है और छोटा सा ही न्यूमेरिकल आता है, उसमें आप IP को नीचे लिख दोगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा वो भी। तो IP ऊपर रहता है दोनों में ही, और आई टफनेस में आता है आई फ्लो, और एक्टिविटी में आता है परसेंटेज क्ले। ठीक है, तो फॉर्मूला तो होगा ये। अब इसका चार्ट देख लो। अब आई टफनेस में नीचे आता है आई फ्लो, मतलब देखो जितनी जल्दी फ्लो हो गया तो मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम थी, टफनेस उतनी कम थी, मतलब टफनेस ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फ्लो कम है, सिंपल सी बात ऐसे। तो इसका आई टफनेस का आप देखेंगे, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 3 तक लाई करती है। ठीक
ठीक है। और अगर जो आई टफनेस मतलब टफनेस उसकी काफ़ी कम हुई, मतलब आई टी <<1 हुई, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सोइल होगी वो फ्राइबल होगी, मतलब टूट सकती है प्लास्टिक लिमिट पे। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट पे टूट सकती है। तो ये प्लास्टिक लिमिट वर्ड भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ये लिक्विड लिमिट बोल देता है कि इट इज़ फ्राइबल एट लिक्विड लिमिट, एट श्रिंकेज लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट, नन ऑफ द अबव। तो प्लास्टिक लिमिट याद रखना है इसको। एक्टिविटी नंबर का बता दो, देखो ये होता है 0 से 3 <<1। एक्टिविटी नंबर के लिए याद रखो 0.75 चीज और 1.25। तो एक्टिविटी नंबर होता है <<0.75, दूसरा 0.75 से 1.25 और 1.25 से ज़्यादा। इसमें याद रखो INA, इनएक्टिव, नॉर्मली एक्टिव, एक्टिव। एक लास्ट क्वेश्चन कि थिक्सोट्रोपी क्या होता है, ये आप बता दो। थिक्सोट्रोपी होता है कि मान लो आपके पास कोई सॉइल थी, अब आपने इसको रिमोल्ड कर दिया सॉइल को, तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाएगी। तो पहले मान लो इसकी 100 स्ट्रेंथ थी, अब जब रिमोल्ड किया आपने तो इसकी स्ट्रेंथ जो हो गई 50 हो गई। लेकिन टाइम टू टाइम ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती रहती है, वापस से 100 तक नहीं जाएगी लेकिन 60 जा सकती है। तो ये जो रिगेन इन स्ट्रेंथ होता है इसी को कहते हैं थिक्सोट्रोपी। सो आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।